हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोवर्स लाइफ साइंसेज। आज हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं रिवीजन का, क्रैश कोर्स का। इसमें हम लोग एसपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी का जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग रिवीजन कर रहे हैं। तो बेसिकली हमने एक फर्स्ट पार्ट देखा तो उसमें कुछ कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ा था। जैसे मैं ये सिलेबस ओपन करती हूँ तो इसमें हमने पोटेंसी को पढ़ा था, कमिटमेंट को पढ़ा था, स्पेसिफिकेशन नहीं पढ़ा था, इंडक्शन कॉम्पिटेंस पढ़ लिया था, डिटर्मिनेशन डिफरेंशिएशन हमने पढ़ लिया था, मॉर्फोजेनिक ग्रेडियंट पढ़ लिया था, सेल फेट पढ़ लिया था, सेल लीनियर्स पढ़ लिया था, स्टेम सेल के बारे में पढ़ लिया था, साइटोप्लाज्मिक ग्रेडियंट पढ़ लिया था। बेसिकली सिर्फ यहाँ पे स्पेसिफिकेशन बचता है ये फर्स्ट वाले पार्ट में। तो स्पेसिफिकेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम कुछ और चीजों को पढ़ेंगे और इसके आगे की चीजों को कंटिन्यू करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन क्या है, फटाफट से क्विक रिवीजन करेंगे। स्पेसिफिकेशन बच्चों, अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप इंजॉय कर रहे हैं, आपको मतलब की चीज लग रही है तो चैनल भी हमारा सब्सक्राइब करो। चलो, तो स्पेसिफिकेशन क्या है, जैसे हम स्टेम सेल के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा था कि किसी भी जैसे कोई स्टेम सेल है तो स्टेम सेल का फेट अलग अलग होता है। ये अपने जैसी दो सेल्स भी बना सकती है, ऐसा भी कर सकते हैं कि एक स्टेम सेल बनाए, एक डिफरेंशिएटेड सेल बना दे। तो इसका जो फेट है ना वो अलग अलग है। ये अपनी जैसी बना सकती है, कुछ अलग डिफरेंशिएटेड सेल भी बना सकती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, सेल फेट का डिटर्मिनेशन हो रहा होता है। कुछ स्टेजेस पे ऐसा होता है कि जो सेल का फेट है वो पलट सकता है। जैसे सेल को, ये नॉर्मल सेल है, स्टेम सेल है, इसको नर्व सेल बनना था, इसको नर्व सेल बनना था, ये आधी स्टेज में पहुंची लेकिन यहीं से इसका फेट रिवर्ट हो गया, इसने अपनी दिशा पलट ली। और कभी कभी हो सकता है कि ये डायरेक्टली जा भी सकती है। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली स्पेसिफिकेशन में देखा जाता है कि जो भी सेल है, सेल इसमें जो भी अलग अलग टाइप बनने वाले हैं सेल के, डिफरेंट टाइप्स उनका फॉर्मेशन, नॉर्मल डेवलपमेंट हो रहा है, इसको बोला जाता है सेल फेट। किस टाइप में बनने वाली है इसको बोलते हैं सेल फेट। अब सेल का फेट जो है, अब सेल का जो डिफरेंशिएशन होता है तो नॉर्मल एबनॉर्मल किसी भी तरीके से हो सकता है, क्योंकि भाई अगर उसको प्रॉपर इन्वायरमेंट मिलेगा तो नॉर्मल डेवलपमेंट हो जाएगा, और प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तो डेवलपमेंट नॉर्मल नहीं हो जाएगा। तो जो सेल का फेट होता है ये चेंज हो सकता है, इट कैन चेंज। तब तक चेंज हो सकता है जब तक कि पूरी सेल डिफरेंशिएटेड ना हो जाए। जब तक सेल डिफरेंशिएटेड फॉर्म में ना आ जाए तब तक जो सेल का फेट होता है वो चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे एक चीज आती है जिसको बोला जाता है कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब होता है कमिटमेंट। तो यहाँ पे बेसिकली कमिटमेंट का मतलब ये होता है कि सेल कितना ज्यादा डिटर्मिनेंट है अपने एक फेट के लिए। जैसे किसी एक पर्टिकुलर सेल को नर्व सेल बनना है, ओके, नर्व सेल। तो अब ये सेल नर्व सेल बनने वाली थी, लेकिन इन बिटवीन उसको सिग्नल कुछ और मिले और ये पलट गई अपने फेट से, ये नर्व सेल नहीं बनी। लेकिन दूसरी तरफ ये सेल, नर्व सेल अगर इसको बनना है तो वो बनते ही रहेगी। तो इसको बोला जाता है डिटर्मिनेशन। ये डिटरमाइंड है, इसने ठान लिया कि जो भी बनना है हमें, हम वही बनेंगे। तो होता क्या है इसके बेस पे, जो ये कमिटमेंट होता है, कमिटमेंट, तो कमिटमेंट के बेसिस बेसिस पे जो सेल्स हैं उनको दो तरीके से डिवाइड किया जाता है। एक आता है स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन, और दूसरा है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन, दो तरीके से इनको डिवाइड किया जाता है। अच्छा, कमिटमेंट को डिसाइड करने वाले फैक्टर्स कौन से होते हैं, तो कुछ ना कुछ सिग्नल्स आ रहे होंगे जो कि इंडक्टिव सिग्नल्स होते हैं। तो वो सिग्नल्स की वजह से ये कमिटमेंट डिसाइड होता है। साथ साथ में कुछ एक साइटोप्लाज्मिक ग्रेडियंट होते हैं। साइटोप्लाज्मिक ग्रेडियंट में एमआरएनएज आ सकते हैं, प्रोटीन्स आ सकती हैं, ये सारी चीजें होती हैं जो कि कमिटमेंट को डिसाइड करती हैं। तो अब स्टेजेस जो हैं कमिटमेंट की, स्पेसिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। तो स्पेसिफिकेशन में क्या होगा,
डिटर्मिनेशन में क्या होगा, तो जो स्पेसिफिकेशन होता है बेसिकली ये चेंज हो सकता है, ये होता है कंडीशनल। कंडीशनल का क्या मतलब है, कोई भी कंडीशन उसको पर्टिकुलर चाहिए, जैसे कि कोई भी सेल है उसका क्या लोकेशन है, इसके साथ साथ इसका लोकेशन क्या है किसी भी सेल का, या फिर यहाँ पे आसपास के इन्वायरमेंटल इंटरेक्शंस कैसे हैं, अदर सेल से इंटरेक्शन, इंटरेक्शन विद अदर सेल्स वो कैसा है। अब जो डिटर्मिनेशन वाला हाँ स्पेसिफिकेशन एक तो हुआ कंडीशनल कि इसमें कंडीशन आ जाती है, वो कंडीशन अगर मिलेगी तभी सेल को जो बनाना है वो बनाएगी, अदरवाइज नहीं बनाएगी। दूसरा है ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन। ऑटोनॉमस में क्या होता है, इसमें जो भी सेल्स होती है वो एकदम डिटरमाइंड होती है, बेसिकली जो डिटर्मिनेशन होता है ये ऑटोनॉमस सेल्स में ही पाया जाता है। इनमें जो सेल का फेट होता है, सेल फेट, ये फिक्स रहता है। फिक्स का मतलब है कि इन्हें जो भी बनाना है ये वही बनाएंगी, इन्हें लोकेशन क्या है, पोजीशन क्या है, किसी दूसरे सेल के साथ में अटैचमेंट है या नहीं है, उन सारी चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो बेसिकली होता क्या है, जब हम सी एलिगेंस पढ़ते हैं तो हम वहां पे पढ़ते हैं कि किस तरीके से ये कंडीशनल स्पेसिफिकेशन हो रहा होता है। अब जो स्पेसिफिकेशन हो रहा है कंडीशनल और ऑटोनॉमस, तो स्पेसिफिकेशन के स्टेजेस हैं, ये क्या होता है बेसिकली ये फिक्स नहीं होती है, किसी भी टाइम पे चेंज हो सकती है, इसका फेट बिल्कुल भी चेंज हो सकता है। तो ये जो सेल्स होती हैं इनको कंडीशनली स्पेसिफाइड सेल्स बोला जाता है। और ऑटोनॉमस में क्या होता है, सेल्स का डिटर्मिनेशन फिक्स है, कमिटमेंट उनका है कि उन्हें जो बनना है वही बनेंगी, उसके अलावा वो कुछ नहीं बनेंगे। और जो कमिटमेंट है इसमें यहाँ पे इरिवर्सिबल होता है, दीज आर इरिवर्सिबल। यहाँ पे एक बार डिसाइड हो गया कि सेल को क्या बनाना है तो वही यहाँ पे बनेगा, उसके अलावा कोई चीज नहीं बनेगी। तो ऑटोनॉमस में जो सेल्स होती हैं वो होती हैं डिटरमाइंड, यहाँ पे डिटरमाइंड सेल्स आपको देखने को मिलेंगी, डिटरमाइंड सेल्स। तो ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन में एक और चीज आती है, इसको जो ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन है इसको बोला जाता है मोज़ेक स्पेसिफिकेशन। मोज़ेक भी बोला जाता है, मोज़ेक बोला जाता है ऑटोनॉमस को, ऑटोनॉमस को। अब यहाँ पे होता क्या है, जो मोज़ेक जब सेल्स डेवलप हो रही होती है तो इनमें एक मोज़ेक जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, तो इसको मोज़ेक डेवलपमेंट बोला जाता है। यहाँ पे फेट में चेंज नहीं आता, और इसके बेसिकली जो भी साइटोप्लाज्मिक ग्रेडियंट्स होते हैं इनके थ्रू कंटिन्यूअसली जो साइटोप्लाज्मिक ग्रेडियंट जो भी एमआरएनए प्रोटीन मिल रहा है उसके द्वारा ही ये डेवलपमेंट देखने को मिलता है। अब इसमें क्या होता है, जो भी ब्लास्टोमियर्स प्रेजेंट हैं उनके पास में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन होती है, और वो किसी भी तरीके से जो सेल उन्हें बनानी है, जो ऑर्गन उन्हें बनाना है उसको वो डेवलप कर लेती हैं। अगर मैं ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन का आपको एक एग्जांपल बताऊं तो ये ब्लास्टोमियर है। अब यहाँ से आपने कुछ एक सेल्स को निकाला और ये दूसरा ब्लास्टोमियर है, यहाँ पे आपने इसको इम्प्लांट कर दिया, ये पार्ट आपने यहाँ से निकाला और यहाँ पे इम्प्लांट कर दिया। अगर ये ऑटोनॉमस सेल है, दिस इज ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस, तो यहाँ पे क्या होगा, जो पार्ट आपने निकाला है ये पार्ट बनेगा ही नहीं, तो जो सेल डेवलप होगी यहाँ से तो वो आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा कि जो पार्ट आपने निकाला वो नहीं बनेगा, क्योंकि जो भी सेल्स हैं उनके पास में जितनी इंफॉर्मेशन है वो अपने आप को पूरी तरीके से डेवलप करेंगी। लेकिन जो दूसरी जगह पे आपने इम्प्लांट किया तो वहां पे क्या होगा, जैसे आपने ये कोई भी पर्टिकुलर मसल बनाने वाली सेल्स थी, मसल बनाने वाली सेल में आपने अगर स्किन बनाने वाली सेल को डाल दिया तो अब क्या करेगी, ये जो यहाँ का फेट है उसी में वो डेवलप हो जाएगी। सो दिस इज हाउ ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन वर्क्स। अब ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन को कंफर्म करने के लिए कुछ एक एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए, जैसे कि फर्टिलाइज्ड एग लिया गया और एक हॉट नीडल के थ्रू इसको थोड़ा सा पार्ट जो उसका था वो जला दिया गया, जलाया मतलब कुछ एक सेल्स को या टिश्यूज को डिस्ट्रॉय कर दिया गया यहाँ पर।
अब जो इसका डेवलपमेंट होगा, जो नया एम्ब्रायो यहाँ पे देखने को मिला, वो इस तरीके का एम्ब्रायो देखने को मिला कि वो पार्ट पूरा गायब था, वहां पे अगर सेल्स नहीं है तो वहां पे डेवलपमेंट नहीं हुआ। दिस वाज द केस ऑफ ऑटोनॉमस। अब कंडीशनल में फिर क्या होता है? कंडीशनल में बहुत सारे इंटरेक्शंस रोल प्ले करते हैं, इंडक्टिव सिग्नल्स का बहुत रोल होता है, इसलिए ये एक रेगुलेटिव डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे मॉर्फोजेन ग्रेडियंट्स का रोल देखा जाता है। कंडीशनल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मॉर्फोजेंस इनका रोल देखने को मिलता है, जो हमने लास्ट क्लास में रिवाइज किया था कि मॉर्फोजेंस क्या होते हैं, कंसंट्रेशन के नंबर में काम करते हैं बेसिकली। और एक वर्ड आता है यहाँ पे कि इनकी जो प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी होती है, प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी ये ज्यादा होती है प्रोस्पेक्टिव फेट से। प्रोस्पेक्टिव फेट मतलब फेट इनका जो भी डिसाइड होना है, जो भी सेल में ये कन्वर्ट होना चाह रहे हैं, उससे ज्यादा होगी तो उनकी पोटेंसी ज्यादा होती है, उनको जहाँ पे जैसा एनवायरमेंट मिलता है उस तरीके से डेवलप होने लगती है, जबकि ऑटोनॉमस में ये चीज नहीं होती है। ऑटोनॉमस में सेल्स को जो भी बनना है वही बनेंगे। अगर उनके पास में वो जगह पे कोई भी तरीके से आपने सेल्स और टिश्यूज को हटा दिया तो वो सेल्स और टिश्यूज बनेंगे ही नहीं वहां पे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखा जाता है, जैसे कि एक यहाँ पे अर्ली गैस्ट्रुला लिया गया, अर्ली गैस्ट्रुला। ओके, अब ये आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे न्यूरॉन बनाने वाली सेल्स थी, न्यूरॉन बनाने वाली सेल्स को एपिडर्मिस बनाने वाली सेल्स में इंसर्ट कर दिया गया, एपिडर्मिस वाली सेल्स में इंसर्ट कर दिया गया। और जो फाइनल सेल बना, इसके न्यूरॉन बनाने वाली सेल को एपिडर्मिस बनाने वाली जगह पे इंसर्ट कर दिया गया, और जो फाइनल बना वो बना एपिडर्मिस। तो ये यहाँ पे आप क्या बता सकते हो कि यहाँ पे कौन सा स्पेसिफिकेशन हो रहा है? तो बेसिकली यहाँ पे कंडीशनल डेवलपमेंट हो रहा होगा। कंडीशनल की क्योंकि यहाँ पे न्यूरॉन उसे बनाना था, लेकिन एपिडर्मिस बनाने वाले रीजन में जब उसे भेजा गया तो उसने एपिडर्मिस ही बना दिया, तो कंडीशनल हो गया कि जहां जैसा माहौल मिला वैसा बना दिया। दूसरा अगर एग्जाम्पल बात करें, जैसे ये एपिडर्मिस बनाने वाला रीजन था और इसको भेज दिया गया न्यूरॉन वाले एरिया में, अब ये न्यूरॉन ही बनाने लगा, तो जहां पे पहुंच रहा है वही चीज बना रहा है। अगेन दिस इज कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। और ऑटोनॉमस की अगर हम बात करें, ऑटोनॉमस में क्या एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे कि ये न्यूरॉन बनाने वाली सेल्स थी और इसको इंसर्ट किया गया एपिडर्मिस बनाने वाले रीजन में। ओके, लेकिन अभी भी ये न्यूरॉन ही बना रही है, तो ये हो गया ऑटोनॉमस। दिस इज ऑटोनॉमस। क्यों? क्योंकि इसने जो डिसाइड कर लिया है वही बन रही है, इसको तो न्यूरॉन बनना है तो ये न्यूरॉन ही बन रही है, ये किसी और में चेंज नहीं हो रही है। सो दिस इज ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन। ओके, तो ये हमने देख लिया है अभी तक जो भी चीजें थी कि किस तरीके से ऑटोनॉमस डेवलपमेंट हो रहा है। अब हम बात करेंगे सिलेबस पे, हम वापस आते हैं एक बार को, हम देखते हैं हमारा सिलेबस में क्या है। अब हमने पहला वाला पूरा कंप्लीट कर लिया, अब आते हैं दूसरे यूनिट पे। इसमें हमें पढ़ना है गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन एंड अर्ली डेवलपमेंट। अगर आप लोगों ने इसको पहले से पढ़ रखा होगा तो फटाफट से हम लोग रिवाइज करेंगे, बहुत जल्दी ही रिवीजन हो जाएगा, बहुत टाइम नहीं लगने वाला इसमें। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं गैमेट्स का प्रोडक्शन कैसे होता है, सेल सरफेस मॉलिक्यूल्स क्या क्या होते हैं स्पर्म एग रिकॉग्निशन के लिए, जाइगोट का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्लीवेज कैसे हो रहा होता है, ब्लास्टुला फॉर्मेशन, एम्ब्रियोनिक फील्ड, गैस्ट्रुलेशन, जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन। तो ये काफी सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड हैं, तो चलो फटाफट से हम स्टार्ट कर देते हैं। गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन एंड अर्ली डेवलपमेंट टॉपिक है हमारा गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब गैमेट्स का फॉर्मेशन एंड अर्ली डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन एंड अर्ली डेवलपमेंट। तो बेसिकली ये हमारा टॉपिक है। बच्चों एक चीज मुझे पूछनी थी, आप जो भी लोग वीडियो देख रहे हो तो ये जरूर बताना, अभी मैंने स्टार्ट किया था एक सीरीज जिसमें मैंने 4-5 वीडियोस बनाए और मैंने उसमें कुछ क्वेश्चंस रखे थे और क्वेश्चंस के साथ में मैं टॉपिक का डिस्कशन करती थी।
तो क्या आप लोग वो कंटिन्यू करना चाहते हो कि हम क्वेश्चंस के थ्रू किसी न किसी टॉपिक को रिवाइज करें? तो जैसा भी हो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, ताकि मैं, अगर आपको वो क्वेश्चन सीरीज चाहिए तो मैं उसको कंटिन्यू करूं। और इसके अलावा हाँ, अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए है या फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस चाह रहे हो, लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो अगर आप लोग जुड़ने को तैयार हो तो फिर मैं आपके लिए लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस भी यहाँ पे करवा सकती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक फटाफट से। गैमेटोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा होगा। गैमेट्स क्या होते हैं? एग एंड स्पर्म। तो इनका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? बेसिकली फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन की यहाँ पे प्रक्रिया होती है। फर्टिलाइजेशन के दौरान देखा जाता है कि सिर्फ एक स्पर्म जो है वो जाके एग के साथ में मेट करता है, उसको फर्टिलाइज करता है, और फिर उसके बाद में जाइगोट का डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो इन सारी प्रक्रियाओं में क्या क्या चीजें आती हैं वो हम एक बार तो देखते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं हम पढ़ेंगे क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है गैमेट से। गैमेट में दो तरीके से आते हैं, एक होगा मेल गैमेट और दूसरा होगा फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट, अब इसमें क्या हो रहा होता है? दोनों में फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बनता है? जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये जो जाइगोट बना है, जाइगोट का डिवीजन स्टार्ट होता है। तो इनिशियली ये क्या है? सिंगल सेल है। सिंगल सेल से दो सेल्स बनेंगी, दो सेल से चार सेल बनेगी, चार सेल से आठ सेल बनेगी, कंटिन्यूअसली डिवीजन होता रहेगा। आठ सेल से 16 सेल्स बनेंगी। तो इनको बेसिकली सेल्स के अकॉर्डिंग इनका नाम भी दिया जाता है। जैसे कि सिंगल सेल वाला है, इसको हमने बोला जाइगोट। इसमें डिवीजन हो रहा होगा, सेल डिवीजन होगा, दो सेल वाला बनेगा, चार सेल का बनेगा। तो जो चार सेल वाली स्टेज होती है बेसिकली इसी को बोला जाता है ब्लास्टोमियर। इसको ब्लास्टोमियर बोला जाता है। फिर आता है 8 सेल स्टेज, फिर आता है 16 सेल स्टेज। तो 16 सेल स्टेज होता है उसको बोला जाता है मोरुला। इसको मोरुला बोला जाता है। और फिर उसके बाद में 16 सेल स्टेज के बाद में जो मोरुला बना है, मोरुला से बनता है ब्लास्टुला, या फिर जिसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है ब्लास्टुला का, इसी को ब्लास्टोसिस्ट भी बोला जाता है। ब्लास्टो ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हुआ। और ये जो ब्लास्टोसिस्ट बनता है, अब इसमें क्या होता है? अब इसमें कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे आपको स्टार्टिंग में याद है जब स्टेम सेल पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था इनर सेल मास होता है, ट्रोफोब्लास्ट होता है। तो बेसिकली यहाँ पे कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है, और इस कैविटी को या सीलम को बोला जाता है ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील ब्लास्टोसील कैविटी हो जाती है। और ब्लास्टुला के बाद में अगली स्टेज आती है जिसमें कि फॉर्मेशन होता है गैस्ट्रुला का। जो गैस्ट्रुला है, यहीं पे स्टार्ट होता है जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन। यहाँ से ही जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। जर्म लेयर फॉर्मेशन। तो हमारी ये जो यूनिट है जिसको हमने सेकेंड यूनिट पे स्टार्ट किया है, तो यहाँ पर भी सारी चीजें हमने जितनी बोली है ना, ये सारी चीजें ही हमें कवर करनी है बेसिकली। और यहाँ पे जो गैस्ट्रुला है इसी में जो एम्ब्रायो है उसका प्रोडक्शन होगा, और जो प्रॉपर बेबी का फॉर्मेशन होता है बेसिकली वो स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले क्या हो रहा था? मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो रहा था, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद टॉपिक फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है? स्पर्म एंड एग, इनका फ्यूजन हो रहा होता है। फ्यूजन, और फ्यूजन के बाद में यही एक जाके एक नया बॉडी बना देंगे किसी भी इंडिविजुअल का। तो जो फर्टिलाइजेशन है ये बेसिकली दो तरीके से होता है, जहाँ पे एक गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है। दो पेरेंट्स में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, एग का फॉर्मेशन होगा, फिर उसके बाद में उनका फ्यूजन होगा। तो
फर्टिलाइजेशन के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे कि हम अगर एग्जाम्पल की बात करें तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, इंटरनल, एक्सटर्नल, और प्लांट्स के केस में डबल फर्टिलाइजेशन भी देखा जाता है। तो जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए जो जिस बुक को रिफर कर रहे हैं, जैसे गिलबर्ट से पढ़ा रही हूँ मैं आपको, तो गिलबर्ट में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के जो एग्जांपल दिए गए हैं, तो जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है ये होता है ह्यूमंस में, ह्यूमंस या फिर हम इसको ब्रॉड स्केल पे बोल सकते हैं कि मैमल्स में। और जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है सी अर्चिन में। डिफरेंस क्या है दोनों में? इंटरनल में क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जबकि एक्सटर्नल में क्या होगा, जो सी अर्चिन होता है ये बेसिकली जो सी है या फिर कहीं पर भी ये स्पर्म्स को रिलीज कर देता है और फिर बाद में वो जाके एग से फर्टिलाइज होते हैं। तो वो बाहरी वातावरण में फर्टिलाइज हो रहे होते हैं, इसीलिए उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। अब फर्टिलाइजेशन में स्टेजेस क्या क्या आती हैं, क्या क्या स्टेप्स इंक्लूड होते हैं? तो सबसे पहली चीज तो होती है कि फर्टिलाइजेशन के लिए जो एग है, स्पर्म है, उनमें रिकॉग्निशन होना चाहिए, एक दूसरे को पहचाने वो और उनके बीच में कांटेक्ट हो। तो कांटेक्ट या फिर रिकॉग्निशन जिसको हम बोल सकते हैं। और इससे क्या होता है, जो स्पर्म और एग है वो सेम स्पीसीज के होते हैं, उन्हीं के बीच में फर्टिलाइजेशन हो पाता है। उसके बाद में फर्टिलाइजेशन का फ्यूजन का प्रोसेस कराया जाता है, फ्यूजन। और फ्यूजन से पहले इनको बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं यहाँ पे, जिनको बोला जाता है रेगुलेटिंग फैक्टर्स, रेगुलेटिंग फैक्टर्स, जो कि इस फ्यूजन की प्रोसेस को रेगुलेट कर रहे होते हैं। फ्यूजन की प्रोसेस को रेगुलेट क्यों करना है, क्योंकि एक एग के साथ में एक ही स्पर्म का फ्यूजन कराना है, और अगर एक से ज्यादा स्पर्म का फ्यूजन हो जाता है तो उस केस को बोला जाता है पॉलीस्पर्मी। तो यूजुअली पॉलीस्पर्मी का केस नहीं होता है, उसको रोकना होता है, इसलिए यहाँ पे रेगुलेटिंग फैक्टर्स आते हैं। और फ्यूजन के बाद में अब जो एग है वो एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव एग जो होता है, एक्टिव एग ये आगे का डेवलपमेंट स्टार्ट कर देता है, आगे का इसमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या हो रहा होता है, जब भी स्पर्म की अगर हम बात करें, तो जो स्पर्म है ये इजेकुलेशन के बाद में क्या होता है, ट्रांसलोकेशन इसका होता है। तो उस दौरान क्या हो रहा होता है, जब ये रिलीज होता है उस टाइम पे जब ये ट्रांसलोकेट हो रहा होता है, तो ट्रांसलोकेशन की प्रक्रिया होती है ओविडक्ट में। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन की प्रक्रिया देखी जाती है ओविडक्ट में। और इसके बाद में अगला प्रोसेस हो रहा होता है कैपेसिटेशन का। कैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन क्या है, बेसिकली इसमें जो स्पर्म है उसके पास में कैपेसिटी आ जाती है कि वो एक्टिव फॉर्म में आए, वो फंक्शन कर सके। तो यहाँ पे फंक्शनल फॉर्म स्पर्म की रेडी हो जाती है, फंक्शनल फॉर्म ऑफ स्पर्म। तो यहाँ पे जैसे कि ह्यूमंस की बात करें तो स्पर्म ओविडक्ट यूटेरस के थ्रू पास करते हैं, और उसके बाद में फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंच जाते हैं। और फ्यूजन के लिए उनको कैपेसिटेशन चाहिए होता है, क्योंकि कैपेसिटेशन क्या है, यही एक्टिव करता है स्पर्म को। और ये जो प्रक्रिया होती है ये हर एक स्पीसीज में वेरी कर सकती है, अलग अलग तरीके की हो सकती है। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल और पढ़ते हैं। ये प्रक्रिया हमने पढ़ी ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन में क्या क्या चीजें हो रही होती हैं? ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, बेसिकली जो एग है उसका भी ट्रांसलोकेशन हो रहा होता है, क्योंकि जो oocyte है, जो एग है, एग ये कहाँ से रिलीज फ्रॉम ओवरी, ओवरी से रिलीज होता है, ओवरी। और इसके चारों तरफ बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, सराउंडिंग सेल्स होती हैं, जिनको बोला जाता है ट्यूमुलस सेल्स, ट्यूमुलस सेल्स। और
ये जो ट्यूमुलस सेल्स होता है ये हेल्प करता है कि इसको ओविडक्ट में ट्रांसपोर्ट करें, ट्रांसपोर्ट टू ओविडक्ट। और इसके लिए मसल कॉन्ट्रैक्शन भी जरूरी होता है, और जो ओविडक्ट होते हैं उसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं, तो सीलियरी मूवमेंट एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये दो चीजें जरूरी होती हैं ताकि एग का ट्रांसलोकेशन हो सके। और स्पर्म के केस में क्या होगा, स्पर्म का ट्रांसलोकेशन कैसे होगा? तो पहली बात तो जो स्पर्म है उसको एग के पास तक पहुंचना है, और काफी मात्रा में स्पर्म रिलीज होते हैं, तो उनको किसी एक को ही एक को फर्टिलाइज करना होता है, तो स्पर्म के पास में मोटिलिटी होनी चाहिए ताकि वो मूव कर पाए। तो मोटिलिटी होनी चाहिए इनके पास में, ये बेसिकली फ्लैजिला के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। फ्लैजिला के थ्रू ये मूव कर रहे थे, क्योंकि कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, तो ये इनका होता है फ्लैजिला, जिसके थ्रू ये मूव कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पर भी यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्शन इसमें कुछ रोल प्ले करता है ताकि वो ओविडक्ट तक पहुंच जाए, उसके पास तक पहुंच जाए। फिर यहाँ पे एक और चीज देखी जाती है जिसको हम बोलते हैं स्पर्म रियोटैक्सिस। स्पर्म रियोटैक्सिस, इसमें क्या होता है बेसिकली, बहुत सारा लिक्विड जो ओविडक्ट में यूट्रस में प्रेजेंट होता है, तो ये फ्लो के अपोजिट मूव कर रहा होता है। जैसे अगर लिक्विड का फ्लो इधर साइड में है तो स्पर्म का मूवमेंट इधर हो रहा होगा। तो स्पर्म रियोटैक्सिस में क्या होता है बेसिकली, मूवमेंट अगेंस्ट द फ्लो, अगेंस्ट द फ्लो। अब इसके लिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। इसमें एक आता है कैल्शियम का इन्फ्लक्स, इनको कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन चाहिए होती है जो इसमें हेल्प करती है। कैल्शियम आयन हेल्प इन दिस प्रोसेस। ओके, तो ट्रांसलोकेशन पढ़ लिया हमने। ट्रांसलोकेशन के बाद में आता है कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन कैपेसिटेशन की प्रोसेस में क्या हो रहा होता है, बेसिकली जो स्पर्म है वो, उसमें फंक्शनल मैच्योरिटी आ जाती है। स्पर्म गेन्स फंक्शनल मैच्योरिटी, फंक्शनल मैच्योरिटी। और ये मैच्योरिटी होती है स्पर्मेटोजोआ के फॉर्म में। तो जो कैपेसिटेशन है उसकी क्या जरूरत है, तो होता क्यों है? ओके, तो सी, जैसे अभी स्पर्म्स को जाना कहाँ है वो चीज उनको पता नहीं होती, तो उनको एग तक पहुंचने के लिए, मूव टू द एग, एग के पास पहुंचने के लिए इनको चाहिए होता है। साथ साथ में यहाँ पे कैपेसिटेशन में क्या हो रहा होता है, जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है एक्रोसोम। तो यहाँ पे एक्रोसोम रिएक्शन होगी, एक्रोसोम रिएक्शन देखने को मिलेगी, और उसके बाद में सेल के साथ में फ्यूजन होगा, सेल मेम्ब्रेन फ्यूजन। फ्यूजन सेल मेम्ब्रेन किसकी होगी, ये एग की। तो बेसिकली कैपेसिटेशन की प्रक्रिया में कुछ एक चीजें हो रही होती हैं, जैसे कि यहाँ पे जो स्पर्म है, स्पर्म सेल, अब इसकी मेम्ब्रेन होती है, इसकी मेम्ब्रेन में कुछ ना कुछ अल्टरेशन या फिर चेंजेस कर दिए जाते हैं, क्योंकि जब स्पर्म इनिशियल स्टेजेस में होता है तो इसके पास में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, तो इस कोलेस्ट्रॉल को रिमूव कर दिया जाता है एल्ब्यूमिन के द्वारा। एल्ब्यूमिन प्रोटीन हेल्प करती है कोलेस्ट्रॉल के रिमूवल में, और ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन कहाँ होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट होती है। अब जब कोलेस्ट्रॉल का इफ्लक्स है, ये क्या करता है,
जो इसमें लिपिड राफ्ट प्रेजेंट होंगे उनका लोकेशन चेंज कर देता है, जिससे क्या होता है, ये जब लोकेशन चेंज होगी तो स्पर्म में एबिलिटी आ जाती है कि वो जोना पेल्यूसिडा या फिर जो लेयर है एग की उससे बाइंड कर सके। और जब ये बाइंड करेगा इससे, यहाँ पे ही एक्रोसोम रिएक्शन होगी। एक्रोसोम रिएक्शन क्या होती है, जब एक्रोसोम ये यहाँ से फ्यूज हो रहा होता है, तो अब जो भी लिपिड राफ्ट सेल में जब चेंज होते हैं ये सारे स्पर्म के हेड पे आ जाते हैं, क्योंकि अभी इसको एक्रोसोम रिएक्शन करनी है, फ्यूजन करना है, तो उसके लिए इसको सेल एग की सेल मेम्ब्रेन से कांटेक्ट बनाना होता है। अब जो भी यहाँ पे प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है स्पर्म के हेड पे, वो सारी निकल जाएंगी और कैपेसिटेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। अब ये क्या करती हैं, ये जो प्रोटीन वगैरह है, ये स्पर्म की उन साइट्स को ब्लॉक करके रखती हैं जिनसे उनको इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। फिर उनके निकलने से क्या होता है, जो जोना पेल्यूसिडा लेयर है उसके साथ में जो रिकॉग्निशन होता है वो इजीली हो जाता है, ताकि जोना पेल्यूसिडा से ये बाइंड कर सके। अब जो स्पर्म सेल है, अब इसमें इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसका पोटेंशियल चेंज हो जाता है, और पोटेंशियल चेंज होकर बहुत निगेटिव हो जाता है और बहुत ज्यादा निगेटिव हो जाता है। उससे क्या होता है कि बहुत सारा कैल्शियम इसमें मूव करने लगता है। ये हमने पढ़ा था कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम आयन की, तो जैसे ही निगेटिव होता है पोटेंशियल, तो स्पर्म की वॉल वहां पे कैल्शियम का इंट्रेंस होने लगता है, और कैल्शियम जैसे इंटर करता है तो ये एक पाथवे को एक्टिवेट कर देता है, और जो फाइनली क्या करता है, फ्यूजन इवेंट करवाता है, एग और स्पर्म का फ्यूजन करवा देता है, जिसको बोला जाता है एक्रोसोम रिएक्शन। तो ये कुछ एक प्रोसेस है जो कि हो रही होती है बेसिकली जब फ्यूजन हो रहा होता है, तो कैपेसिटेशन रिक्वायर होता है कैपेसिटी गेन करने के लिए, ताकि स्पर्म और एग का फ्यूजन हो सके। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, कंटिन्यू करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों से ये जरूर कहना है कि अगर आपको पसंद आ रहे हैं वीडियोस तो आप मुझे बताइए, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। और हाँ, अगर आपको क्वेश्चन सेशन चाहिए है तो प्लीज लेट मी नो, क्योंकि मैं उसको कंटिन्यू कर रही हूँ। अगर मैं इधर आपको सेम चीज पढ़ा रही हूँ और सेम टॉपिक के क्वेश्चन ला रही हूँ, तो वो थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि सेम चीजें रिपीट हो रही हैं। तो अगर आपको वो क्वेश्चन चाहिए है तो प्लीज लेट मी नो। मैं क्या करूंगी कि जो भी टॉपिक में रिवाइज कराऊंगी, सेम टॉपिक का मैं क्वेश्चन ना लाके मैं किसी दूसरे टॉपिक का उस टाइम पे क्वेश्चन आपको करा दूंगी, और वहां पे भी हम टॉपिक का डिस्कशन कर लेंगे। तो इससे होगा कि हमारा दो दो टॉपिक डिस्कस हो जाएगा, एक हम जो पढ़ेंगे और इसके अलावा जिसके हम क्वेश्चंस करेंगे। तो आप ये चीज मुझे जरूर बताएं, जैसा भी हो। आपको अगर लगता है आपको पसंद आ रहा है, और आप प्लीज 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 चैनल भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी आप बोले मैं एचपीएससी का प्रिपरेशन करवा रही हूँ। और इसके अलावा after SPSC, I am planning to launch a course for the NPPSC AP also. तो अगर आपको वो भी चाहिए है तो आप वो भी मुझे बताओ। एंड हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।